नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 के जजमेंट सीरीज में। दोस्तों, आज की इस जजमेंट सीरीज के अंतर्गत हम जो 21 अगस्त 2026 में हमारी जजमेंट आई है, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के ऊपर आई है, भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। अब इस जजमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि देखो, मैं यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, मतलब एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है। तो एग्जाम के लिए ये रेलिवेंट तो नहीं है कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो है, जो रिसेंटली वो कौन सी जजमेंट में ओवर रूल किया है, ये तो डायरेक्टली नहीं पूछेगा क्योंकि इतना ज्यादा हो गया है। आप चाहे जिस साइड पे चले जाओ, यही 3 साल से घटा के 1 साल कर दी। तो पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 3 साल से 1 साल नहीं किया है। आप रेगुलर जो जुडिशियल जो जज बनेंगे ना, वो 3 साल के बाद ही बनेंगे, यानी 1 साल आपको बार की प्रैक्टिस है और 2 साल जो कोर्ट का प्रैक्टिस बताई है कि 1 साल एज अ ट्रेनिंग आपको करना है एकेडमी में, फिर 6 महीने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट में करना। मैं इस जजमेंट को जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज इसकी बारीकी से समझाऊंगा, पर चूंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ाता हूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो समझने वाली चीज है इसके अंतर्गत कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आया है कि आपको सिविल जज बनना है तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल मैंडेटरी है। क्या ये अभी रिसेंट में 2025 की जजमेंट थी तभी आया था, क्या इससे पहले था, या कब से इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, कब कब ये शब्द इजाद हुआ, कब ऐसी लगा रिक्वायरमेंट की इसको आना, इसको अमेंडेड करना चाहिए कि बाहर से आपको 3 साल प्रैक्टिस मैंडेटरी होनी चाहिए। तो एवरीथिंग यू नीड टू नो, जो भी इससे संबंधित आपको जानना होगा, वो सारी चीजें मैं इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आपके सामने लेके आया हूं कि ये पहली बार शब्द कहाँ आया, कैसे इजाद हुआ, फिर कौन सी जजमेंट के अंतर्गत मैंडेट करा गया, फिर उस जजमेंट को कैसे ओवर रूल करा गया, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, और लास्ट हमारा जो 21 अगस्त 2026 को जो भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आई, वहां पे इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे। तो इस लेक्चर को टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अगर मैं आपको कहूँ ना, मैं और की तरह नहीं पढ़ा सकता आपको, ना ये कह सकता कि 3 साल की जगह 1 साल का रूल कर दिया है। तो मैं नहीं कहूंगा, आप ट्रेनिंग पीरियड पे वो आपको ले रहे हैं, एज अ प्रोविजन ले रहे हैं। आप कैसे कह दोगे, आपकी इवन सर्विस भी जो जुड़ेगी वो तभी से जुड़ेगी जब आप रेगुलर जज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें को समझने के लिए उसके पीछे की चीजें पूरी समझनी होती हैं, तभी कोई समझा सकता है। तो डालने के लिए तो एक नोट लिखने में कुछ नहीं जाता है, तो लोग डाल दे रहे हैं 1 घंटे में, बगैर जजमेंट पढ़े ही डाल दे रहे हैं न्यूज के बेस पे। ठीक है, तो वो काम तो मैं नहीं करूंगा। तो इस चीज को पढ़ाऊंगा आपको कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल इन जुडिशियल सर्विस सिविल जज कहां से आया, इतिहास में उपज क्या है इसकी, कौन से लॉ कमीशन ने पहली बार इसका नाम लिया। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आज की इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सेशन शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सेशन को लाइक कर दें। अगर आप देखते हैं उससे मोटिवेशन बढ़ता है कि सेशन देख रहे हैं लोग पर लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसको लाइक कर देना है। तो आरंभ करते हैं बगैर किसी देरी के। हिस्ट्री ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिस रूल इन जुडिशियल एंट्री। तो हम किस चीज को समझेंगे, 3 ईयर प्रैक्टिस जो ये रूल है, 3 साल का जो ये नियम है, इसके इतिहास को समझेंगे कि ये जुडिशियल एंट्री में कब से लागू हुआ, कैसे आया, क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो समझने वाली है कि कहां से आया, तो पहली चीज समझेंगे कि द 14 लॉ कमीशन 1955। तो पहली चीज जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, वो ये हो जाती, क्यों हो जाती वो मैं आपको बताऊंगा। कि प्री में डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कौन सी जजमेंट ने क्या ओवर रूल कर दिया है, ऐसे नहीं पूछेगा कि भूमिका ट्रस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा, वो पूछेगा अंदर से। और ये जो पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई है, प्री और मींस दोनों ओरिएंटेड है। तो 14 लॉ कमीशन बना कब, 1955 में। चेयरमैन कौन थे इसके, एमसी सीतलवाड़, जस्टिस एमसी सीतलवाड़। ठीक है, अब यहाँ पे एमसी कई बार ऐसे फुल फॉर्म में भी नाम भी दे देता है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर बात बताऊं कि यहाँ पे एमसी का नाम मतलब, तो एमसी से मतलब है जस्टिस मोतीलाल
चिमनलाल सीतलवाड़, द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये एक तो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे भारत के, काफी लंबे टाइम तक रहे हैं, और ये आपको बता दूं 13 साल लगभग, और लॉन्गेस्ट सर्विस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे, पहले भी रहे, और सबसे ज्यादा जो सर्विस दी है वो भी इन्होंने ही दी है। तो ये भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चेयरमैन कौन थे पहले लॉ कमीशन के? तो ये थे। अब इसमें भी आपको बिफोर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट में भी क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। अभी मैंने आगे चीजें करी हुई एक एक, तो एक एक क्वेश्चन को आप धीरे धीरे समझो। अब अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा होता है? तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया, यानी भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अब आपके लिए अटॉर्नी जनरल, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका आर्टिकल 76 है। क्या हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में या हमारे देश के अंतर्गत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं क्या? आप याद करके, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं? क्या असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं? क्या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं? तो अगर मिलते हैं तो इसके पीछे प्रोविजन क्या है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जिक्र है, या किसी वैधानिक कोई विधि के अंतर्गत है, किसी लॉ में उनका जिक्र है, या किसी रूल में है, या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं, एक परंपरा से चला आ रहा है? तो जो भी है ये आपके लिए HW है। मैं ये चाहता हूं कि इसको आप देखो। सेम ऐसी स्टेट के अंतर्गत जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की पोस्ट होती है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। तो इससे रिलेटेड भी मैं ही क्वेश्चन आपसे बात करूंगा कि क्या एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है क्या? क्या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है क्या? अगर होता है तो फिर प्रोविजन कहां है? वो सेम जैसे आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के मामले में देखना है, सेम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के मामले, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के मामले में देखना है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको देखने के लिए, ताकि आप एक्टिव रहे, आपका दिमाग एक्टिव रहे, और प्री के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। प्री के क्वेश्चन कोई आसमान से नहीं आते हैं, कहीं और से नहीं बनते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आता है उनमें वो चीजें होती है। तो अब जो एग्जामिनर है ना, वो बहुत होशियार हो गया, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता ही नहीं है कि इस न्यूज से डायरेक्टली पूछ ले, उस न्यूज के अंदर क्या था। मान लो कोई जजमेंट डिस्कस कर रहे हो, उसके अंदर कोई चीज डिस्कस करी गई है ना, उसके बारे में पूछ लेगा। अब आप अगर एक जजमेंट का नाम रट के बैठ गए ना, एग्जाम क्लियर तो नहीं होना है, ये चीज तो समझ लो। टाइटल क्या था इस रिपोर्ट का? जो 14 लॉ कमीशन में जो रिपोर्ट आई थी, उसका टाइटल क्या था, किसके लिए आई थी, वो तो मैं बताऊंगा ही। तो टाइटल था रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर, ईयर ऑफ सबमिशन 1958। तो प्रस्तुत करने का वर्ष कब का था? ईयर ऑफ सबमिशन है वो 1958 है, यानी 55 में बन गया था, 58 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिशन कर दी थी अपनी। जो टाइटल था रिपोर्ट का वो था रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जुडिशियल जो न्यायिक प्रशासनिक जो वो है, जो न्यायपालिका है उसके अंतर्गत इन्हें सुधार करना था, यानी न्यायिक प्रशासन में सुधार करना था। ठीक है। रिकमेंडेशन क्या दी? तो देखो रिकमेंडेशन ना अपन क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 14 लॉ कमीशन की सारी रिपोर्ट अगर लिखने बैठूंगा ना, तो फिर आप ये कहोगे कि सर आप मेरे को हिस्ट्री ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पढ़ा रहे हैं, या फिर आप मेरे को 14 लॉ कमीशन पढ़ा रहे हैं। तो वो मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या रिपोर्ट दी गई थी। तो जो रिपोर्ट हमारे इस प्रैक्टिस ऑफ जो हिस्ट्री ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है इससे संबंधित है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंडेटरी बार प्रैक्टिस फॉर जुडिशियल एस्पिरेंट, तो पहली चीज जो इन्होंने मैंडेट करी वो यही थी कि जो न्यायिक उम्मीदवार थे, एस्पिरेंट उम्मीदवार होता है जो तैयारी कर रहा है, जो उम्मीदवार है जो फॉर्म भरने
की जो तैयारी करता है उसको एस्पिरेंट कह सकते हैं। जनरली जो तैयारी कर रहे हैं उनको एस्पिरेंट कहते हैं। जुडिशियल एस्पिरेंट मतलब जो जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बार प्रैक्टिस फॉर जुडिशियल एस्पिरेंट यानी आपके लिए एज एन एडवोकेट आपको कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंडेट कर दिया, ये रिकमेंडेशन दी गई 14 लॉ कमीशन 1955। इट आगे है द कमीशन क्लियरली स्टेटेड दैट academic knowledge alone is insufficient to provide as a judge preside as a judge sorry मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। द कमीशन क्लियरली स्टेटेड दैट academic knowledge alone is insufficient to preside as a judge। preside as a judge मतलब होता है जज बनने लायक। तो अल्टीमेट इसमें जो इन्होंने क्लियरली कहा है, कमीशन ने जिसके अंदर कहा है, वो यही कह रहे हैं कि एकेडमिक जो नॉलेज है ना, आप केवल आप एकेडमी में पढ़ के आ गए हो, कहीं से लॉ करके आ गए हो और जज बन गए हो ना, वो नॉलेज आपको जज बनने के लिए सुफिशिएंट नहीं है, इनसुफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त नहीं है वो जज बनने लायक। इट रिकमेंडेड अ मिनिमम 3 to 5 year ऑफ एक्टिव बार प्रैक्टिस। इन्होंने जो रिकमेंड किया कि 3 से 5 साल का एक्टिव जो है ना बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और अब एक्टिव बार प्रैक्टिस क्या होता है? बार प्रैक्टिस तो समझ आ रही, एक्टिव क्या होता है? तो एक्टिव है कोर्ट रूम में आप गए हो, आप उसमें आर्गुमेंट कर रहे हो, आपके वकालतनामा लगे हुए हैं, आप खुद से काम कर रहे हो। ये नहीं है कि आप मूक की तरह खड़े होकर पिक्चर देख रहे हो कोर्ट में चल क्या रहा है। एक्टिव जो बार प्रैक्टिस का मतलब है कि आपने काम किया हो, आपकी वकालतनामा लगे हो, आपका ऑर्डर सीट में नाम आ रहा हो, इससे है एक्टिव का मतलब। तो इस चीज को ध्यान रखना है। फॉर एंट्री लेवल सिविल जज टू इंश्योर अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। तो क्यों करना है 3 से 5 साल? तो उन्होंने जो कहा कि ताकि जो अदालत की व्यवहारिक समझ है उसको सुनिश्चित किया जा सके। जो सिविल जज लेवल पे जो आप 3 साल के लिए जो आप मैंडेट कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो है ना कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, वो सुनिश्चित की जा सके, वो एंश्योर की जा सके। तो इतनी भी चीज समझ में आई कि सिंपल सा मैं कहूं, आयोग ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। इसने अदालत की कार्रवाई की व्यवहारिक समझ सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश स्तर के सिविल जजों के लिए कम से कम 3 से 5 साल की सक्रिय बार प्रैक्टिस की सिफारिश की। आई समझ बात में? इट वॉज मेड इन राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस रिपोर्ट सॉरी। तो मैं आपको बता दूं, इस रिपोर्ट के अंतर्गत ही पहली बार लिखित तौर पर 3 ईयर जो रूल है, 3 to 5 year रूल, तो 3 ईयर रूल जो वकालत में करने का था, ये निकल के आया। यानी इससे पहले कहीं पे 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लिखा हुआ नहीं था। तो पहली बार जो रिकमेंडेशन दी, तो ये प्री के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और इसको चाहो तो आप 5 स्टार लगा सकते, क्योंकि आप इस पे 5 स्टार लगा ही लो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं और पॉसिबिलिटीज इनकी ज्यादा होती है। तो देखा यहां से कितने प्री के क्वेश्चंस बने। तो पहली चीज जो निकल के आई, जो हमें जवाब मिला कि फर्स्ट टाइम अगर 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की बात करी गई है कहीं हिस्ट्री में, तो 14 लॉ कमीशन 1955 जिसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1958 में, और उन रिकमेंडेशन का जो 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 रिपोर्ट का जो टाइटल था वो रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था। चेयरमैन उस टाइम पे जो हमारे थे वो एमसी सीतलवाड़, और एमसी सीतलवाड़ का मतलब था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, जस्टिस थे ये, सुप्रीम कोर्ट सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जस्टिस नहीं थे सॉरी, और पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्री। इंडिपेंडेंट से पहले तो हमारे लॉर्ड मैकॉले साहब थे, वेबिंगटन मैकॉले, ठीक है। तो वो चीजें भी मैं समझाऊंगा। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और हिस्ट्री जो आप मेंस में लिखोगे ना, मेंस में यहीं से शुरू होगी हिस्ट्री।
आपको इसी तरह से लिखना है, क्योंकि वो एवेल्युएशन के लिए कहेगा, आपसे सीधा नहीं पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्टली मेंस में भी, चाहे फिर वो हायर का हो चाहे आपका लोअर का हो। लोअर में हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ ले, पर हायर में तो पॉसिबल है ही नहीं। हायर तो उतना एग्जाम टफ होता जा रहा है, इवन लोअर भी कई स्टेट का आप देखेंगे ना, तो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच पे एग्जाम जा रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लगते तो आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो चाहते यही है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच वाला बंदा है। तो अभी इसमें लॉ कमीशन की बात हुई, तो देखो यहाँ पे लॉ कमीशन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि मेरा जो ये वीडियोस जिन बच्चों तक पहुंच जा रहा है, स्पेशली जिनके लिए मैंने चला रखा है, मैं मान के चलता हूँ कि वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं उनको लॉ कमीशन नहीं समझाता तो यहाँ पे फिर उनके साथ मैं चीटिंग कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको लॉ कमीशन भी समझाऊंगा, क्योंकि लॉ कमीशन में पहली बार 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की बात हुई है, तो लॉ कमीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहले लॉ कमीशन समझ लेते हैं कि लॉ कमीशन है क्या। तो पहले तो इसका इतिहास समझ लेते हैं। तो बिफोर इंडिपेंडेंस 1834, यानी 1834, आजादी से पहले का समझते हैं कि क्या स्टेटस था लॉ कमीशन का। तो इंडिया फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1834 ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन स्टेबलाइज हुआ, प्री का क्वेश्चन फिर से यहां पे, वो 1834 में हुआ। और ये कब की बात कर रहे हैं? बिफोर इंडिपेंडेंस बात कर रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, मतलब आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। तो आजादी से पहले का जो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन स्टेबलाइज हुआ वो 1834 में हुआ। प्री का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग दी ब्रिटिश ईरा, ये तो नहीं बनेगा प्री का क्वेश्चन, क्योंकि सबको पता है 1864 में गवर्नमेंट कौन थी, तो ब्रिटिश थी, तो ब्रिटिश का ही काल चल रहा था। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो इसके पीछे क्या वैधानिक प्रोविजन था। और ये क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि अभी करंट की स्थिति आप देखेंगे ना, तो वैधानिक प्रोविजन नहीं है उसमें, ना तो संवैधानिक प्रोविजन है ना वैधानिक प्रोविजन है। वैधानिक मतलब कोई कानून से, संवैधानिक मतलब संविधान में ही लिखा हो। तो उस टाइम पे जो चार्टर एक्ट था, इनका एक्ट था, एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी फर्स्ट लॉ कमीशन की। और जो इसके चेयरमैन साहब थे, उनका नाम था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, शॉर्ट में लोग इनको लॉर्ड मैकाले भी कहते थे। तो चेयरमैन कौन थे फर्स्ट लॉ कमीशन के बिफोर इंडिपेंडेंस? लॉर्ड मैकाले साहब थे, और फुल नेम है इनका लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, सर्विंग एज इट्स चेयरमैन। तो उन्होंने एज अ चेयरमैन इसकी सर्व किया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड वाज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। तो एक प्री का क्वेश्चन आपके लिए यहां से भी निकल के आ जाता है। और क्या निकल के आता है कि जो आईपीसी का जो है, जो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, वो इन्हीं के टाइम पे किया था, इन्हीं की आयोग की सिफारिश के आधार पर किया था। मैकाले जी की जो सिफारिशें थी, इन्हीं के आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पे जो खांचा तैयार करा गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था, मसौदा तैयार करा गया था आईपीसी का, वो इसी जो हमारा ये फर्स्ट लॉ कमीशन था, इसकी रिकमेंडेशन के ब्याह पे बनाया गया था। आईपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में, तो क्वेश्चंस देखो कैसे जुड़ रहे हैं, तो ये याद रखने का। और ये हमारे मैकाले साहब है, इनकी फोटो याद रखो आप। फोटो से बहुत सारी चीजें ना याद हो जाती, पिक्चर से बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है इन चीजों को, आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस समझ लेते हैं। 1955 ऑलरेडी मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूं। द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर 1955 एंड द चेयरमैन वाज एमसी सीतलवाड़, वही मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, हु वाज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम। तो ये जो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ हैं, वो उस टाइम पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि इंडिया के जो पहले लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो यही थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा सर्विंग करने वाले भी यही थे। ठीक है,
तो हिस्ट्री तो इसकी समझ में आ गई आपको लॉ कमीशन की कि बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इसके ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, कैसी बॉडी है ये, उस चीज को समझ लेते हैं। तो नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है ये। कैसी बॉडी है आपको बता दूं, तो ये है, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहली चीज जो हमें समझना है वो हमारा जो भारतीय विधि आयोग है, इंडियन लॉ कमीशन है, वो भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। अब गैर संवैधानिक सलाहकार, गैर सांविधिक सलाहकार निकाय, यानी संविधान में इसका जिक्र नहीं है और ना ही किसी विधि के अंतर्गत इसका जिक्र है। तो अब आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, तो फिर ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है? ना तो ये सांविधिक है, ना ही संवैधानिक है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ना ही किसी लॉ के थ्रू है। और नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब होता है क्या कहते हैं, असंवैधिक, ठीक है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है असंवैधानिक। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई यहां पे। मैं आपको क्या बताने वाला था, हाँ, एडवाइजरी से ये निकल के आ रहा है कि इसका काम एडवाइज करना है, इसकी रिकमेंडेशन मैंडेट नहीं होती हैं। तो कई बार प्री का क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी और डी, और पूछ लेगा आपसे। तो इसकी जो रिकमेंडेशन है वो ये रिकमेंडेशन देगा, पर मैंडेट नहीं होंगी वो, इसके एडवाइजरी वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। अब ये संवैधानिक नहीं है, ना तो सांविधिक है, तो ये बना कैसे है? क्योंकि देखो बिफोर इंडिपेंडेंस तो चार्टर एक्ट 1830 के अकॉर्डिंग था, तो वहां पे तो सांविधिक था, ये संवैधानिक तो तब भी नहीं था, पर सांविधिक था क्योंकि चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ था। तो विच इज कॉन्स्टिट्यूट बाई द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेयरली बाई इशूइंग ए नोटिफिकेशन और एन एग्जीक्यूशन ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है या कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर देती है, और ये लॉ कमीशन की स्थापना कर देती है। तो पीछे पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है। तो इसे समझना पड़ेगा कि फिर इसको अपॉइंट कैसे होता है। ये तो बड़ा भारी क्वेश्चन हो गया, ऐसे तो मनमानी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एसीसी करके एक कमेटी होती है संसद के अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी, अपॉइंटमेंट कैबिनेट ऑफ कमेटी करके होता है एसीसी। आप एग्जैक्ट फुल फॉर्म इसकी क्या है वो तो मुझे भी देखनी पड़ेगी। हाँ, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तो ये अपॉइंट करती है। अब इसमें होता है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इसके अंतर्गत सेक्रेटरी लेवल के कोई ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स मिलके क्या करते हैं, जो रिटायर हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं रिटायर, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, वो इन सब का एक पैनल तैयार करते हैं कि कौन इसके चेयरमैन बन सकते हैं, कौन इसके मेंबर बन सकते हैं, और ऐसी रिपोर्ट ये सौंप देते हैं किसको, ये हमारी जो एसीसी थी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट कैबिनेट ऑफ कमेटी, इसको सौंप देते हैं। फिर अब इसके ये एसीसी का भी थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, इसके जो प्रमुख होते हैं वो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जैसे अभी मोदी जी, तो मोदी प्रमुख होंगे इसके, और अमित शाह जो है वो इसके मेंबर होंगे। ऐसे और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो अभी आप इतना ही चलो समझो कि प्रमुख कौन होता है, तो ये प्री के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये कौन सी शक्ति है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत आता है। एक नोटिफिकेशन जारी करवा दिया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम से अधिसूचना जारी करा दी जाती है, उसके अंतर्गत ये स्थापित हो जाता है। द चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन इज टिपिकली अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब टिपिकली वर्ड यूज है, टिपिकली का मतलब होता है सामान्यता, आमतौर पर। तो चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन कौन होता है, तो ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इसका चेयरपर्सन कौन होगा, ये भी प्री के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन कौन होगा,
तो सामान्यतः बात करेंगे, टिपिकली आमतौर पे बात करें तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पहली चीज, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी दो कैटेगरी हैं अभी जो वर्तमान में चल रही हैं, वो दो ही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जज हो या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज है, पर वो रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दूं, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से रिटायर और करंट में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनका नाम पैनल में भेजा जा सकता है और इनको अपॉइंट किया जा सकता है, और अपॉइंट करने के बाद इनको जो परमानेंट सैलरी है वो दे दी जाती है, जो फैसिलिटी कार की, टीए, डीए, वो सारी चीजें मिलती हैं, और ये परमानेंट वहां काम करते हैं। जैसे कोर्ट में जब ये जज होते हैं तो कोर्ट में डेली आते हैं, ऐसे ही वहां पे फिर जाके काम करते हैं अपना, और उस पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, तो फर्स्ट हमारे जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैसे थे, अभी आपने बताया सर। तो एक्चुअल था क्या, पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बना देते थे, और बाद में एक एलिगेशन आया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि आप ही ने कानून बनाया है और आप ही उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे, कि आप सही रिकमेंडेशन देंगे, फेयर रिकमेंडेशन देंगे। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज ना हो, इसलिए अब जो आमतौर पे जो चलन है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो रिटायर, या हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, उन्हीं को बनाएंगे। तो वो उस टाइम पे कैसे बने थे उसका लॉजिक मैंने आपको बता दी। हम कहते हैं कि ताजे ताजे आजाद हुए थे, तो उस टाइम पे अटॉर्नी जनरल को हमने चेयरमैन बना लिया। बहुत सारी चीजें तो हमें भी नहीं पता थी, क्योंकि सारी चीजें ब्रिटिश से हमने ली हुई थी और सारी कॉन्स्टिट्यूशन से खगाली हुई है ना। इतनी सारे टाइम की गुलामी के बाद अल्टीमेट हमने आए, तो चीजों को कैसे संभाला तो आप समझ सकते हैं। तो उस टाइम पे बनाया, फिर जब देखा कि ये तो क्रिटिसाइज हो रहा है, तो बोला जब क्रिटिसाइज हो रहा है तो दूर ही कर देते हैं इस पोस्ट को। पर इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ जो लॉ एंड जस्टिस है उससे कोई ना कोई जुड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, आप ऐसे मत समझना कि अननेसेसरी बोल रहा हूं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में आप इस तरह से लिखेंगे ना लॉजिकल आंसर, तो नंबर भर भर के मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझ लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट अपॉइंट इट्स चेयरमैन एंड अदर मेंबर। तो कौन अपॉइंट करता है, अब यहां से एक क्वेश्चन ये प्री का ये भी आ गया। तो अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, किसको, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को। चेयरमैन को करती है, चेयरमैन कौन हो सकता है मैंने ऑलरेडी बताई दी, और मेंबर्स को भी करता है। तो मेंबर कौन हो सकता है वो भी बता दूं मैं, तो ये रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई एमिनिस्ट हो, एक्सपर्ट हो लॉ का, कोई सीनियर एडवोकेट है, कोई प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी का, तो ये किसी को भी बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई रूल नहीं है, जैसा उस नोटिफिकेशन में ये निकाल देते हैं उसके अकॉर्डिंग। पर अपॉइंट करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। अप्रूवल यहाँ पे कैबिनेट का मतलब क्या है, एसीसी। ये कहना चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट कैबिनेट ऑफ कमेटी की बात करना चाह रहे हैं, कि उसके अप्रूवल के बाद ही गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट का मतलब यहां पे क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट है। एक अधिसूचना जारी करी जाएगी प्रेसिडेंट के नाम से और आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, पर अप्रूवल लेना जरूरी है। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, पर विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। और कैबिनेट आपको पता ही है कि 15% तक मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो जो होते हैं, जैसे कैबिनेट में जनरली वही होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स जो मंत्रालय दिया हुआ था उनको। अब तो बहुत सारे पॉलिटिकल उनकी वजह से ना कई मंत्रालय एक से ज्यादा लोगों को दे दिए जा रहे हैं, तो वो कैबिनेट का पार्ट नहीं होते, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा, जो एक लिमिट जो कर रखी है अमेंडमेंट करके लेके आई, उससे ज्यादा तो आप कैबिनेट मिनिस्टर्स बना ही नहीं सकते। उससे ज्यादा वो होगा ही नहीं, उससे ज्यादा। उसके बाद तो फिर आपको एडिशनल जो भी बनाना है, डिप्टी एंड वॉट एवर आप बनाते रहो।
हाँ, अब मैं आपको बता दूं, इन एडिशन टू अ फुल टाइम चेयरपर्सन इट कैन इंक्लूड 4 फुल टाइम मेंबर इंक्लूडिंग दी मेंबर सेक्रेटरी। अब जो चेयरपर्सन है ये फुल टाइम तो होते ही है चेयरपर्सन, जो 4 मेंबर जो होते हैं फुल टाइम मेंबर होते हैं वो भी होते हैं, और उसके अंतर्गत ये मेंबर सेक्रेटरी भी शामिल है। अब यहां से एक चीज निकल के आपको आती है कि फुल टाइम मेंबर कितने होते हैं, तो 4 मेंबर होते हैं। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छी बात है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपको यहां एक चीज और समझनी पड़ेगी कि फुल टाइम मेंबर क्या होते हैं और पार्ट टाइम मेंबर क्या होते हैं। क्योंकि इन्होंने आगे लिखा है कि सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एज एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड अ मैक्सिमम ऑफ 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल ये अभी की स्थिति देखें तो 12 तक कर सकते हैं विकी, पर यहां लिखा नहीं है ऐसा 12 ही करेंगे, हो सकता है 13 भी कर दे। तो अभी काउंट करके मैं देख रहा हूं, एक चेयरपर्सन 4 ये हो गए, एक सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हो गया, एक एक्स ऑफिसर हो गया, और मैक्सिमम ऑफ 5 ये हो गए। तो फुल टाइम का तो ये है कि उनको बिल्कुल ये मान के चलो अब एज ए जॉब हायर कर लिया उन्होंने, गवर्नमेंट जॉब कर ली है, उनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो डे बाई डे जाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, सारा कुछ करते हैं वो। ऐसे जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक्स ऑफिशियल्स मेंबर्स जो होते हैं ये भी रोज डेली जाते हैं, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते ही है, वहीं पे ही होते हैं, ये भी डेली डेली काम करते हैं, सारा एबुलेशन वगैरह करते हैं। पर ये आता फिर ये 5 जो पार्ट टाइम मेंबर है ये क्या करते हैं, क्या ये फुल टाइम नहीं होते हैं? तो मैं बता दूं आपको, ये फुल टाइम नहीं होते, ये पार्ट टाइम इन्होंने इसीलिए लिखा है कि जब भी किसी टॉपिक पे डिस्कशन होता है, सिटिंग होनी है, तो उस टाइम में जाते हैं, तो इनको वो जो पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम है उस सिटिंग के रिगार्डिंग पैसे मिल जाते हैं। या किसी मुद्दे के ऊपर आर्गुमेंट होना, बहस होना, कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, तो ये पर्टिकुलर उस टाइम पे चले जाते हैं। या कोई लॉ के ऊपर कोई सजेशंस वगैरह बनानी है, कोई नया लॉ आना है या डिलीट करना है, तो उसके रिगार्डिंग मान लो कोई बैठक हो रही है, तो उस टाइम पे ये लोग चले जाते हैं। तो इसलिए इन्हें पार्ट टाइम कहा गया, और इनकी सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग मिलती है, मानदेय के अकॉर्डिंग, कि जितना काम उतनी सैलरी। बाकी गाड़ी वगैरह बहुत सारी फैसिलिटीज इनको नहीं मिलती है जो एज अ फुल टाइम मेंबर को मिलती हैं। तो आई होप ये चीज भी समझ में आपको आई होगी। अब ये मैं आपको बता दूं, जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं ये कौन, जैसे मान के चलो, एक चीज और मैं बता दूं, जो फुल टाइम मेंबर जो ज्वाइन होता है ना, वो अपना फिर और कुछ और काम नहीं कर सकता है। मान के चलो कि कोई सीनियर एडवोकेट है या कोई जस्टिस ही है, रिटायर्ड जस्टिस है मान लो हाई कोर्ट के, अब मान के चलो मैं मृदुल सर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ जस्टिस सर का, कि अब मान के चलो उनको चेयरमैन कर देते, तो क्या वो वकालत भी कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, अगर वो फुल टाइम मेंबर है। वहीं अगर वो पार्ट टाइम मेंबर है तो वकालत कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ये फायदा होता है, उनमें जनरली प्रोफेसर होते हैं, तो जनरली जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह होती हैं उन पे आ जाते हैं और चीजों को करके चले जाते हैं, और उसका जो भी उनका बनता है वो अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें दे दिया जाता है, और उसके बाद वो जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही इसमें कई बार सीनियर एडवोकेट को भी इंगेज कर लिया जाता है, कि उनको उनको बना देते हैं पार्ट टाइम मेंबर, तो वो जब जरूरत होती है तब आ जाते हैं, अदरवाइज अपने कोर्ट का काम करते हैं। आप समझ पाए फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर में क्या अंतर होता है? आई होप मैं आपको समझा पाया। द टेन्योर ऑफ ईच लॉ कमीशन इज 3 ईयर। तो एक प्री का क्वेश्चन यहां से ये भी निकल के आता है कि कार्यकाल क्या होता है, टेन्योर, प्रत्येक लॉ कमीशन का टेन्योर क्या होता है। तो 3 साल होता है, ऐसा कहां लिखा है? लिखा कहीं नहीं है, ये कोई नोटिफिकेशन जो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट इशू करती है ना, उसी के अकॉर्डिंग है ये। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर द गवर्नमेंट इशू अ नोटिफिकेशन टू रिकॉन्स्टिट्यूट अ न्यू लॉ कमीशन। अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन जो है 3 साल वाला टेन्योर, जैसे ही ये एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, एक नोटिफिकेशन जारी करके नए विधि आयोग का पुनर्गठन करती है। 3 साल का टाइम दिया, और जैसे ये जो 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 अवधि है, ये टेन्योर हो, जैसे ये एक्सपायर होता है, तो जो गवर्नमेंट है वो एक नोटिस इश्यू करती है और रिकंस्टिट्यूट कर देती है, लॉ कमीशन को दोबारा से पुनर्गठन कर देती है। आपको समझ आया? अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, ये आपके लिए SW है
कि 3 ईयर वाला ये रूल है, ये कहां से आया, और अभी करंट में कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है, क्या नंबर है उसका, उसके जो चेयरमैन है वो कौन है, मेंबर्स हैं वो कौन है, फुल टाइम मेंबर कौन कौन है और पार्ट टाइम मेंबर कौन कौन है, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लॉजिक इसके पीछे का मैंने बता दिया है ताकि आप एक्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉ कमीशन इज टू सजेस्ट द फॉलोइंग रिफॉर्म। तो इसका जो प्राथमिक और मुख्य जो काम है विधि आयोग का, वो जो हमारा जो ये है कौन सा है मिनिस्ट्री है of law commission is to suggest that the following reform based either on the subject referred to it by the Union Ministry of Law and Justice or on a suo motu self cognizance basis। तो देखो दो चीज यहां से निकल के आ रही जो आपको समझना है और ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस में तो देखो इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप मेंस लिखेंगे ना पूरा, जब पूरा पढ़ लेंगे फिर मैं इसे एवेल्युएट करूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जो या तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो किसी सब्जेक्ट को भेज दे इनके पास, ऐसे मानो कि विधि आयोग का कोई मुख्य काम मान के चलो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सौंपे गए विषय। अब जो ये लॉ एंड जस्टिस है इसने कोई सब्जेक्ट सौंप दिया, उसके ऊपर ये क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, या ये अपना सुमोटो भी ले सकते हैं, स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि भाई इस लॉ को रिलेटेड हो जाने चाहिए, इस लॉ में ये कमी है, वो भी ले सकते हैं। तो ये प्री में कई बार एक लाइनर वन लाइनर के तौर पे इसको डाल देते हैं। मेंस में तो देखो लिखनी है ये चीजें, पर प्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो प्री में ये डाल देते हैं, ठीक है, सुमोटो करके भी वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं। सब्जेक्ट कौन रिफर करता है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपको याद रखना। अभी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो कौन है, इसको भी आप बताओगे, आपके लिए एचडब्ल्यू। अब ये क्या क्या काम करता है, जैसे लीगल रिव्यू, आइडेंटिफाई लॉज दैट आर नो लॉन्गर रेलिवेंट एंड रिकमेंडिंग देयर रिपील। तो पहला काम तो ये करता है कि उन कानूनों की पहचान करता है जो अब प्रासंगिक नहीं रह गए, रेलिवेंट नहीं रह गए हैं, और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करता है। मान लो कोई लॉ है, वो अपने ब्रिटिश एरा के टाइम का बना हुआ है। अब वो उस टाइम जैसे दास्ता वगैरह थी, बहुत सारी चीजें थी उस टाइम, और अभी के में बहुत अंतर आ गया। उस टाइम के बहुत सारे लॉ काम नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज के बारे में रिकमेंडेशन देना, और ऐसी रिकमेंडेशन देना कि ये डिलीट कर दिया जाए, ओमिटेड कर दिया जाए, क्योंकि इसकी अब कोई रेलिवेंसी नहीं रह गई है। तो काम तो बहुत अच्छा है। दूसरा है सजेस्टिंग न्यू लॉज, प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट फॉर ड्राफ्टिंग न्यू लॉज और अमेंडिंग एग्जिस्टिंग वंस such as IPC, CRPC, ETC in accordance with the changing needs of society। तो कानूनी समीक्षा भी करते हैं ये, उन कानूनों की पहचान करना जो अब प्रासंगिक नहीं है। और न्यू लॉ के बारे में बात करें ना, ठीक है आई एम सॉरी। तो न्यू लॉ की बात करें तो ये समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार नए कानून बनाने या मौजूद कानूनों में जो है कानून उनमें संशोधन करने का खाका तैयार करते हैं, यानी ड्राफ्ट तैयार करते हैं। अब देखो एक लॉ बना है, और एक लॉ बना था, मान लो आज से पहले क्या किसी ने कहा सोचा होगा कि साइबर से इस तरह से चोरी की जा सकती है। तो इस चीज के ऊपर ये क्या करें, इनके ऊपर इन्होंने सिफारिश देनी है कि इसके ऊपर किस तरह का लॉ बनाया जाए, क्या ड्राफ्ट तैयार किया जाए, और अगर कोई मौजूद कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें क्या समाज में ऐसा नया चेंज हो गया जो उसमें ऐड करना चाहिए। तो इस तरह के सजेशन भी हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया देता है। इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, नीति निर्देशक तथ्यों को लागू कराना। तो असिस्टिंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज दैट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव सेट फोर्थ इन द प्रेम्बल एंड द डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी और प्रेम्बल में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने वाले कानून के निर्माण में सहायता।
कि जो हमारा प्रेमबल है, जो हमारे डीपीएसपी हैं, इनके अंतर्गत जो उद्देश्य लिखे गए उनको फुलफिल कराने के लिए भी, ताकि वो चीजों के ऊपर कानून बने, वो चीजों के ऊपर आदेश आए, तो ये ऐसी रिकमेंडेशन इसके रिगार्डिंग देते हैं ताकि जो डीपीएसपी है वो फुलफिल कराया जा सके, और साथ ही जो प्रेमबल है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर है जो, उसको भी लागू कराया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, पर्पज भी मैंने पढ़ लिया। अब एक इसके बाद समझ लेते हैं जुडिशियल रिफॉर्म, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। तो मैंने लॉ कमीशन आपको पूरा पढ़ा दिया, पर वहां पे आपको कुछ चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में। ये कि अगर मान लो मैं अटॉर्नी जनरल पढ़ाने बैठता हूं तो ये वीडियो 1 महीने का 1 साल में खत्म नहीं होगा। एक दिन तो छोड़ दो, आप कुछ और निकल के आए वो पढ़ाने बैठ जाओ। तो जो इंपॉर्टेंट है, मैं जो अंदर से पूछ सकता है आपसे वो बता दे रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी HW दे दिया कि आपको होमवर्क क्या करना है, ताकि आप उसे करंट से अपडेट हो कि कौन है, अभी कौन सा चल रहा है। करंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता, थ्योरिकल मैंने आपको बता दिया है। तो जुडिशियल रिफॉर्म क्या करा, न्यायिक सुधार क्या किया, लॉ कमीशन क्या करता है, न्यायिक सुधार आर अमॉन्ग द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कोर फंक्शन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय विधि आयोग के सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्यों में से एक है। जुडिशियल रिफॉर्म कर रहे हैं तो ऑफिशियली लॉ के लिए भारतीय विधि आयोग के सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्यों में से एक, ठीक है। द कमीशन प्रोवाइड्स सेवरल मेजर रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट्स एंड इंश्योर स्पीडी जस्टिस फॉर जनरल पब्लिक। इसको भी समझ लेते हैं। कमीशन कौन, लॉ कमीशन, ये उपलब्ध करा देता है सेवरल मेजर रिकमेंडेशंस, यानी इतने सारे महत्वपूर्ण और इतने सारे वो हैं, कार्य हैं, और इतनी सारी एडवाइस हैं, इतने सारे सुझाव हैं कि ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर देता है गवर्नमेंट को, ताकि वो इंप्रूव कर सके अपनी फंक्शनिंग में कोर्ट की, और इंश्योर कर सके स्पीडी जस्टिस फॉर द जनरल पब्लिक के लिए। तो इस तरह की भी सजेशन देते हैं ताकि स्पीडी न्यायालय हो और जो जनरल पब्लिक है उसको क्या मिले, जस्टिस मिले। तो इंपॉर्टेंट ये था, ये मैंने बता दिया। अब जस्टिस फॉर पुअर एक काम ये भी है, फाइंडिंग वेज टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ लॉ एंड दिस जुडिशियल सिस्टम इजिली रीच द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये यही भी सुनिश्चित करते हैं इस योजना के अंतर्गत कि कानून और न्याय प्रणाली का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति यानी गरीब से गरीब तबके तक आसानी पहुंच जाए। और इसी का एक एग्जांपल अगर आपको देखा जाए ना, तो मुझे कहीं ना कहीं जो रिकमेंडेशंस नालसा के लिए आई हुई थी जब वो एक्ट बना, तो वो कहीं ना कहीं उस टॉपिक से जोड़ रहा है कि पुअर को कहां से कहां तक चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। तो प्री में लाइन डाल देता है रिफॉर्म में कि क्या क्या रिफॉर्म कर देते हैं। तो ये पूछ सकता है, पर ये मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि अगर आपसे पूछता है तो क्या क्या रिफॉर्म करता है, तो आप इस तरह से लिख देंगे। तो आज के टॉपिक में मैं यही विदा लूंगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है कोई कई पार्टों में बटेगा। अभी भी ना करते करते ना आधे घंटे से ऊपर तो हो गया होगा, मुझे पता है जितना मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ उसके बाद भी हो गया। आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी होगा कि भूमिका ट्रस्ट के अंतर्गत क्या हुआ है। तो हर एक चीज डिस्कस करूंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा, और ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके सामने लाऊंगा जो स्टूडेंट्स हैं जो फेस कर रहे हैं, कि जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि जजमेंट आने के बाद बहुत ज्यादा चीजें हैं, उनको समझना होगा। उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या रेमेडी है, मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा एज पर माई लिमिटेड नॉलेज। और भी जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं इस पीपीटी के अंदर एड ऑन करूंगा इससे आगे वाले भाग में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको चाहिए इस तरह की मेंस ओरिएंटेड और प्री ओरिएंटेड तैयारी, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना। आप लाइक तो कर ही सकते हैं, मैं कह रहा हूँ शेयर मत करो, कमेंट मत करो, कमेंट का टाइम नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ अगर डाउट कोई आता तो आप कमेंट जरूर करो। अब पूछो मुझे, उसी कमेंट में लिख दो कि इसके अंतर्गत आपने ये बताया, ऐसा नहीं था, ऐसा था, तो ऐसा नहीं था। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।